अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.7 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम ये सीखेंगे कि हम एनर्जी को सेव कैसे रख सकते हैं। हम कोई प्रोसेस जब करते हैं तो उसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन काइंड टू अनदर। यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। उसकी टोटल अमाउंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। अब मैकेनिकल एनर्जी में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। सम टाइम क्या होता है कि जैसे मैकेनिकल एनर्जी हम किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी लेते हैं, उसमें यहाँ पे एक एग्जांपल हम ये कोट करते हैं। हमारे पास कोई एक पत्थर है जिसको हम किसी एक हाइट पे ले जाते हैं ज़मीन से। जब हाइट पे ले जाएंगे तो उसमें टोटल जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब उस हाइट से उसको छोड़ेंगे, वो ज़मीन की तरफ आता जाएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी चेंज होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। जब वो पत्थर ज़मीन पे पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगी। तो देखें कि ये जो पहले हमारे पास जब पत्थर को टॉप पे लेके गए थे, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। जब पत्थर ज़मीन पे आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमें चेंज होती हुई मिलेगी, लेकिन उसकी अमाउंट है जो वो कांस्टेंट रहेगी, वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं हमारे पास जहाँ पे कुछ जो एनर्जी है वो लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है, लेकिन फिर उसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। अल्टीमेटली ऑल एनर्जी ट्रांसफर्स रिजल्ट इन हीटिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनर्जी इज वेस्टेड। कुछ हमारे पास बेशुमार ऐसे प्रोसेस हैं। जैसे अभी हम एक बॉल की एग्जांपल लेते हैं। एक बॉल को हम किसी हाइट से फेंकते हैं, वो जब जाके ज़मीन को टच करेगा, ज़मीन से स्ट्राइक करेगा, तो उस टाइम पे क्लूयन होगी। क्लूयन में हीट भी प्रोड्यूस होगी। अब कुछ जो एनर्जी थी वो हीट में ज़ाया होगी, कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा उसमें ज़ाया हो जाएगी। कुछ अब जब दोबारा बॉल ने अपवर्ड मूव करना था तो उसने अब अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना है, कुछ एनर्जी उस वक्त उसकी वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी। तो इट्स मीन के जो टोटल एनर्जी थी वो अब कंजर्व नहीं रही, कुछ अमाउंट यूज़ होगी और कुछ हमारे पास बाकी रह जाएगी। जैसे ये एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कोट किया कि इस बॉल को अगर इस एच हाइट से, ये कोई हमारे पास एच हाइट पे ये बॉल पड़ा हुआ है, इसको अगर हम यहाँ से फॉल करवाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट प्लस साउंड। यानी कि अब वो पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल कन्वर्ट होनी चाहिए थी काइनेटिक एनर्जी में, उसके साथ हमारे पास हीट और साउंड भी आ गए, जिसकी वजह से वो एनर्जी हमारे पास कंप्लीट पोटेंशियल से काइनेटिक में नहीं चेंज होगी। तो इट्स मीन कि इस तरह के जो प्रोसेस हैं हमारे पास वो कंजर्व नहीं होंगे, वहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डेली लाइफ के अंदर जितने भी हम इस तरह के प्रोसेसेस देखते हैं, जितने भी इस तरह के एक्शंस हो रहे हैं, उसमें एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं रहती। एनर्जी को जस्ट हम कंजर्व रख सकते हैं तो किसी आइडियल केस के अंदर। इसी पेज पे साथ आपको एक एनर्जी सोर्सेज का एक ग्राफ मिलेगा, जिसमें हमारे पास कुछ रीन्यूएबल सोर्स हैं एनर्जी के और कुछ नॉन रीन्यूएबल सोर्स हैं। पहले हम डिफाइन कर लें कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं कौन कौन से। रीन्यूएबल सोर्सेज इस तरह के रिसोर्सेज हैं जिनको हम एक से ज़्यादा दफ़ा भी यूटिलाइज कर सकते हैं एनर्जी को हासिल करने के लिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक की। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक से मुराद कि वो बिजली जो हम पानी की मदद से बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ बर्फ़ वहाँ पे पड़ी हुई है। अब सूरज की रोशनी की वजह से अगर वो बर्फ़ पिघलती है तो नीचे वो जब बह के आएगी, किसी डैम में वो पानी इकट्ठा होता है और उस डैम के नीचे अगर हम एक टरबाइन लगा दें, तो हमें पता है कि वो ग्लेशियर पिघलते रहेंगे, वो बर्फ़ पिघलती रहेगी और पानी उस डैम में आता रहेगा और वो टरबाइन के ऊपर गिर के टरबाइन को रन करवाता रहेगा, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली वो टरबाइन रन करती रहेगी और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। यानी कि एक जारी रहने वाला प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इससे हमें एनर्जी मिलती जाएगी। विंड विंड से हमें एनर्जी मिलेगी। हवा जब चलती है, सूरज की जो रोशनी है, सूरज की हरारत की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो एयर का प्रेशर है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से हवा चलती है, कभी तेज़ कभी आहिस्ता। तो वो हवा की वजह से भी जो टरबाइन्स हैं वो रन करवा के हम उससे भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हवा ये तो नहीं कि एक दिन चलेगी उसके बाद हवा नहीं चलेगी। तो हवा का चलने का प्रोसेस एक कंटिन्यूअस है, जिसकी वजह से हमें यहाँ से भी कंटिन्यूअसली ये चीज़ मिलेगी। उसके बाद है जियोथर्मल।
जियोथर्मल से मुराद कि जो हमें ज़मीन से हीट मिल रही है, मतलब कि ज़मीन के अंदर बेशुमार ऐसे फिनोमेनाज हो रहे हैं जिनकी वजह से हीट क्रिएट होती है, जैसे कि अर्थ के अंदर बेशुमार हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। उनकी जो फिशन और फ्यूजन रिएक्शन है, फिशन रिएक्शंस की वजह से हमें बहुत सी अमाउंट में एनर्जी मिलती है, जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी का नाम देते हैं। तो वो एनर्जी है जो उसको हम जियोथर्मल एनर्जी के सेंस में कंसिडर करते हैं। इसके बाद बायोमास है। बायोमास से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है, उसको यूटिलाइज़ करके जो हम एनर्जी हासिल करते हैं। अब देखें, वेस्ट मटेरियल हमें बहुत सी फॉर्म में मिलेगा। कूड़ा करकट की फॉर्म में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसको ये जो फसलों का जो बाकी मटेरियल बच जाता है, जिसको जलाया जाता है, उसको इकट्ठा करके उसको जला के हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह से गोबर से जो एनर्जी हासिल की जाती है, ये सारी जो अमाउंट्स ऑफ एनर्जी हैं, ये सारी जो टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, ये बायोमास में आती हैं। उसके बाद सनलाइट, सूरज तो एक ऐसा ज़रिया है, हम यही चीज़ मानते हैं कि सनलाइट है जो, या सूरज है जो, वो एनर्जी का एक ज़रिया है। यानी कि बाकी जितनी भी एनर्जीज़ हैं उसमें जो मेन रोल की रोल प्ले करता है, वो सन अपना रोल प्ले करता है। तो सूरज की वजह से हमें जो लाइट हासिल हो रही है, उस लाइट से हम क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल को चला रहे हैं। उन सोलर पैनल से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर रहे हैं, टरबाइन्स को रन कर रहे हैं। अभी हम आगे ये डिटेल में पढ़ेंगे कि हम सोलर एनर्जी को यूज़ करके कैसे टरबाइन्स रन करवा सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है कोल। अब कोयला आपको मिलता है, आप उसको जलाते हैं, जलाने के बाद वो राख बन जाता है। अब दोबारा से कोयला हासिल करने के लिए आपको पता नहीं कितने 100 साल का मे बी टाइम आपको वेट करना पड़े। कोई मतलब जैसे कोई दरख्त कट के किसी जगह पे कोई हादसा हो, कोई अर्थ क्रैक आए, सॉरी अर्थक्वेक आए, ज़लज़ला आ जाए, तो वहाँ पे ज़मीन फट जाए और कुछ दरख्त वहाँ पे टूट-फूट का शिकार हो के वहाँ पे गिर जाएँ और उन पे फिर बैक्टीरिया का प्रोसेस शुरू हो। मतलब कि एक बहुत लंबा चेन है ये टाइम का, जिसके गुज़रते हुए बहुत सा टाइम लग सकता है, जिसको गुज़रते हुए। तो ये नहीं कि कोल एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हमें हासिल करने में कई सदियाँ लग सकती हैं, तो ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। इसी तरह नेचुरल गैस है, गैस को आप जला लें, बस वो ख़त्म हो जाएगी, आपको हीट प्रोवाइड कर देगी, लेकिन उसके बाद वो गैस दोबारा से आप हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह ऑयल है, यूरेनियम है। ऑयल को भी अगर आप एक दफ़ा जला लें, आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। तो ऑयल को दोबारा हासिल करने के लिए यही एक लंबा प्रोसेस, जिसमें डिकम्पोज़िशन और ये सारे प्रोसेस चलेंगे। यूरेनियम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हाँ जी, इसको भी अगर आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं, एक दफ़ा आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद ये यूज़ के काबिल नहीं है। हालाँकि यूरेनियम ऐसा मटेरियल है कि अगर आप इसको यूज़ कर भी लें, उसके बाद भी इसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं। लेकिन वो रेडिएशंस फ़ायदा देने के बजाय ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, इसलिए इसको यूज़ करके इसको ज़मीन के अंदर लेड के बॉक्सेस में डाल के इसको दफ़न कर दिया जाता है, ताकि मज़ीद ये कोई ख़राबी पैदा ना कर सके। तो ये कुछ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज़ हैं एनर्जी के, जिनसे हम एनर्जी हासिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज़। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज़ में हम डेफिनेशन सबसे पहले इसकी कर लेते हैं। Like natural resources like wind, tides, solar biomass, etc. generate energy, which is known as non-conventional resources. यानी कि नेचुरल सोर्सेज जितने भी हैं, जैसे कि अभी हमने देखा विंड थी, टाइड्स थी, सनलाइट थी, सोलर पैनल हैं, बायोमास है, ये जितने भी हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज हैं जिनसे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, एनर्जी को जनरेट करवा सकते हैं, इन सब को हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का नाम देते हैं। इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स का मतलब है कि जो मद्दोजज़र के अमल में जो एनर्जी हमें हासिल होती है, उससे हम एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं। बेसिकली मद्दोजज़र एनर्जी प्रोड्यूस तो करवाता है, लेकिन हम उससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, हमने ये चीज़ देखनी है। कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून गिव्स राइज टू टाइड्स इन द सी। जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो समंदर के पानी में मद्दोजज़र पैदा करती है, मतलब कि पानी में उतार चढ़ाव पैदा करती है। अब वो ग्रेविटेशनल जब जो मून है ये अर्थ के गिर्द जब रोटेट करता है, तो ये इसकी रोटेशन की वजह से जिस साइड पे ये रोटेट कर रहा होता है, उस साइड पे इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है कि पानी में उतार चढ़ाव पैदा करता है। वहाँ पे पानी में ये ऐसा मद्दोजज़र पैदा करता है कि पानी ऊंचाई पे आता है।
और ऐसा प्रोसेस दिन में 2 दफ़ा होता है। कहता है कि अगर ऐसा प्रोसेस होता है तो हम ऐसा करते हैं कि जिस ऊँची जगह तक वो पानी आता है वहाँ पे हम एक डैम बना लेते हैं और उस डैम में उस पानी को स्टोर कर लेते हैं और फिर उसके आगे हम एक जो ब्लॉक सा बना लेते हैं, उसको अगर हम ओपन करें तो पानी को यूज़ कर सकें, अगर उस वॉल को बंद कर दें तो पानी यूज़ होना बंद हो जाए। कहता है कि अब वो जब पानी उस डैम के अंदर स्टोर हो जाता है तो डैम के आगे अगर हम एक टरबाइन लगा दें तो वो पानी जब वॉल ओपन करेंगे तो वो डैम वाला पानी क्या करेगा, उस टरबाइन को रन करवाएगा। आपकी बुक के अंदर इसकी फिगर बनी हुई है, उसको आप साथ में टैली करें। वो जो पानी है डैम का वो क्या करेगा, टरबाइन को रन करवाएगा और इसी तरह फिर वो पानी जब डैम का ख़त्म होके सारा आ जाएगा दोबारा वापस समंदर के अंदर, फिर दोबारा से पानी समंदर से डैम में जाएगा और इस तरह से वो वापस आएगा और टरबाइन को रन करवाता जाएगा, जिसकी वजह से हम वहाँ पे टरबाइन के रन करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी तरह फिर है हमारे पास एनर्जी फ्रॉम वेव्स। वेव से हम एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं? द टाइडल मूवमेंट एंड द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ ओशन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स। कहता है कि जो हवा चलती है किसी समंदर की सरफेस पे और जो टाइडल मूवमेंट्स होते हैं इनके आपस में कोलैप्स की वजह से वाटर के अंदर बहुत हाई वेव्स जनरेट होती हैं। इसके अलावा वाटर में जो वेव्स हैं वो अगर कोई समंदर के अंदर अगर कोई लावा फटता है, कोई ज़लज़ले का इस तरह का कोई सीन बनता है, उस वजह से भी वाटर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो वेव्स क्या करवाती हैं कि पानी को मूव करवाती हैं, पानी को बहुत ऊंचाई तक ले के भी जाती हैं और वापस भी लेके आती हैं। इनके पानी के अंदर हलचल ज़्यादा हो सकती है और उसकी वजह से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अभी हमने देखना ये है कि वो एनर्जी हम कैसे हासिल कर सकते हैं, उस एनर्जी से फ़ायदा कैसे हासिल कर सकते हैं। बेसिकली हम उस एनर्जी को यूज़ करके तो इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को हासिल करने का एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। वाटर वेव से एनर्जी हासिल करने के लिए एक प्रोफेसर साल्टर्स जिनने एक आइडिया पेश किया और उस आइडिया में एक उन्होंने डिवाइस बताई जिस डिवाइस का नाम था साल्टर डक। अब वो जो साल्टर डक है उसकी भी फिगर बुक्स में बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें बेसिकली 2 पोर्शन है, एक है डक फ्लोट और एक है बैलेंस फ्लोट। अब जो बैलेंस फ्लोट है ये आपके पास एक प्लेन एरिया है, जैसे आपकी पेपर की सरफेस है इसी तरह का वो एक प्लेन एरिया है। वो पानी के अंदर पानी के जो वेव्स हैं उसकी वजह से अप एंड डाउन ऐसे मूव करेगा और उसके अप एंड डाउन मूव करने की वजह से उसका जो साइड वाला पोर्शन है जो वो उसको डक फ्लोट का नाम दिया गया और उसमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए होते हैं जो कि जब वो बैलेंस फ्लोट हिलता है पानी की वेव की वजह से वो मूव करता है तो उसकी मोशन की वजह से जब अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एनर्जी मिलती है वो हिलते हैं, उनमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये इस तरह का एक फिनोमिना होता है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। द वेव एनर्जी मेक्स डक फ्लोट मूव रिलेटिव टू द बैलेंस फ्लोट। कहता है कि जो वो वेव एनर्जी ही है जो कि डक फ्लोट को मूव करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और डक फ्लोट किसकी वजह से मूव करता है, बैलेंस फ्लोट की वजह से। अब वो बैलेंस फ्लोट पानी की वेव्स के अंदर या पानी की वेव्स के थ्रू अप एंड डाउन मूव करता है और उसकी मोशन की वजह से क्या होता है कि जो डक फ्लोट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, वो मूव करते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका हमारे पास सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी की जब बात आ जाती है तो उसमें हम सन को कंसीडर करते हैं। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ अबाउट 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि अर्थ की सरफेस से बाहर बाहर एटमॉस्फेयर से ऊपर ऊपर जो सूरज की रोशनी जो पहुंचती है वहाँ पे जो उसकी एनर्जी है वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। लेकिन कहता है सोलर एनर्जी रीच द अर्थ सरफेस इज 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन उस 1.4 में से जस्ट जो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की जो एनर्जी है वो जस्ट ज़मीन के ऊपर पहुंचती है। उसकी वजह क्या है कि जो 0.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी है वो किधर जाती है। उसमें कहता है कि कुछ एनर्जी है जो वो लॉस हो जाती है क्योंकि वो एनर्जी जब हवा के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं उनसे जब टकराती है कुछ लाइट वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, स्कैटर्ड हो जाती है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो ये इन सारे प्रोसेस की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पे
लॉस हो जाती है और जो बाकी अमाउंट ज़मीन के ऊपर पहुंचती है वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पहुंचती है। इसके बाद हमारे पास वहाँ पे भी दो ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे हम सोलर एनर्जी को यूज़ करके उसको यूज़फुल पर्पज़ में लेके आते हैं। सबसे पहली हमारी जो डिवाइस है वो सोलर अब्ज़ॉर्बर और थर्मल अब्ज़ॉर्बर। अब अगर सोलर अब्ज़ॉर्बर और थर्मल अब्ज़ॉर्बर की बात की जाए तो इसमें हम यूज़ करते हैं एक सिलेंडर नुमा हमारे पास सिस्टम है, बुक में इसकी फ़िगर मौजूद है। उसमें ये होता है कि उसकी जो सरफेस है, मेन सरफेस जिसके ऊपर सूरज की लाइट आके गिरती है, उसको डल ब्लैक बनाया जाता है, बहुत ब्लैक बनाया जाता है ताकि वो गुड अब्ज़ॉर्बर बन सके और जितनी भी लाइट्स ऑफ सन की जो लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है वो सारी लाइट को अब्ज़ॉर्ब करके हीट प्रोड्यूस करे। तो क्या होता है कि जब वो उस डल ब्लैक सरफेस पे लाइट पड़ती है तो वो हीट अप होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से उस सरफेस के नीचे से पानी के पाइप गुजर रहे होते हैं। तो वो सरफेस जब हीट अप होती है तो जो पानी पाइप में से गुजर रहा होता है उनको भी हीट अप करना शुरू कर देती है और एक यानी कि इतने वो डल ब्लैक सरफेस इतनी हीट अप हो सकती है उस सूरज से कि वो पानी जो उन पाइप में से गुजर रहा है उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो गर्म कर सकती है, उस वाटर को हीट कर सकती है। और फिर इसके बाद दूसरा प्रोसेस है हमारे पास सोलर रिफ्लेक्टर का। अब सोलर रिफ्लेक्टर का जो प्रोसेस है उससे हम और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, बिकॉज़ के जो रिफ्लेक्टर है वो लाइट को या एनर्जी को किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करता है। जैसे हम अगर यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं एक कनकेव मिरर की, तो एक कनकेव मिरर को हम यहाँ पे अगर इस तरह से ड्रा करते हैं तो उसके ऊपर जितनी भी लाइट्स आके फॉल होंगी वो सारी लाइट्स एट द एंड किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं और उस पॉइंट पे जो एनर्जी या हीट है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ये फ़र्ज़ कर लें वो हमारा पॉइंट है, ये मैंने एक कनकेव मिरर एक बनाया है। तो जितनी भी लाइट्स हैं वो इस पॉइंट पे आके इकट्ठी हो रही हैं, तो इस पॉइंट पे ऑब्वियसली जो हीट है वो सबसे ज़्यादा पास करेगी। तो इतने पोर्शन में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से अगर एक हम पानी का पाइप गुज़ारें और एक छोटा पाइप गुज़ारें जिसमें से थोड़ा पानी गुज़र के जाए जिसको ये हीट बहुत ज़्यादा गर्म कर दे उस पानी को, तो वहाँ से अगर वो पानी गुज़र के जाएगा तो ये जो यहाँ पे हीट इकट्ठी हुई हुई होगी वो उस पानी को स्टीम बनाने में भी हेल्प कर सकती है, मतलब कि उसको इतना गर्म कर सकती है कि वो स्टीम बन जाए और फिर उस स्टीम की वजह से हम एक किसी टरबाइन को रन करवा सकते हैं और उसको रन करवा के हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास सोलर पैनल है। सोलर पैनल को अगर हम डिस्कस कर लें और सोलर सेल है। सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम सिलिकॉन, सिलिकॉन के बने हुए होते हैं ये सोलर पैनल। इलेक्ट्रॉन इन द सिलिकॉन गेट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू क्रिएट ए वोल्टेज। कहता है कि हमारे पास जो सिलिकॉन की चिप्स लगी या सिलिकॉन जो सेल्स लगे हुए होते हैं सोलर पैनल्स के ऊपर, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सूरज की एनर्जी से रोशनी हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं और एनर्जी हासिल करने के बाद वहाँ पे मूवमेंट करते हैं और वोल्टेज को क्रिएट करते हैं। तो कहता है कि अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में वो वोल्टेज क्रिएट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लार्ज नंबर ऑफ सेल्स यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि सीरीज़ में आप कनेक्ट करें और आपको एक बिग अमाउंट में वोल्टेज मिलेगा और उसकी वजह से आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट को सर्किट में फ्लो करवा के अपनी जो डिवाइसेस हैं उनको रन करवा सकते हैं। एनर्जी कैन बी स्टोर्ड फॉर नाइट और क्लाउडी डेज बाय यूजिंग कैडमियम निकल बैटरीज। निकल कैडमियम बैटरीज को आप यूज़ कर सकते हैं उस सनलाइट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको सेव करने के लिए, ताकि आप रात को या बारिशों के दिनों में या बादलों के दिनों में आप उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकें। और सोलर सेल्स हैं जो ये चीज़ मानी जाएगी कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, टाइम पीरियड इनका काफ़ी होता है और एनर्जी को एक ख़ास अंदाज में ये यूटिलाइज़ करते हैं। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी स्टोर करेंगे और बहुत जल्द उसको ये ज़ाया कर देंगे या इस्तेमाल कर देंगे। इसमें से एनर्जी बहुत कम इस्तेमाल होती है और लॉन्ग टाइम के लिए वो एनर्जी चलती है। वो बैटरीज़ हैं जो लॉन्ग टाइम आपका काम करती हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो सोलर पैनल हैं ये इस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट हमारा एनर्जी फ्रॉम बायोमास का रह गया उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।